मिलो एक बार को तुम शिद्दत से, तुमसे एक बात करनी है, तुमसे गले लग के तेरी ही शिकायत हज़ार करनी है। गुलजार साहब का ये शायरी थी और ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज बहुत शिकायत है ऑटोमोबाइल के जो इंजीनियर्स हैं उनका मैकेनिकल स्ट्रीम से, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट से नहीं, एस्पिरेंट से नहीं, उस स्ट्रीम से शिकायत है कि हम लोग भी सेम चीज़ पढ़ते हैं बट अभी जो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी हैं उनमें हमें एलिजिबल नहीं किया जा रहा है, केवल मैकेनिकल को एलिजिबल किया जा रहा है। तो आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब हम ऑटोमोबाइल से हैं तो आरटीओ का एग्ज़ाम तो निकल गया, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जो मैंने जीएस या जीके स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है इंग्लिश में और आपके एग्ज़ाम में आएगी गुजराती में, तो कैसे करें, एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो ये है कि हमें इस टाइम पे जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोचिंग वाला मैटर इससे पहले भी मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ है बट आज हम डिस्कस करेंगे आज के सिनेरियो के हिसाब से कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं वो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि सर आरटीओ में तो हमारा हो गया, पेपर दे लिया, अब क्या करें, जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें केवल मैकेनिकल एलिजिबल है, हम तो एलिजिबल नहीं हैं। तो देखिए भाई, अब ये रूल्स ऑलरेडी फ्रेम्ड हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते बट मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा। जिनका मुझे पर्सनल मैसेज आता है उनको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप एक बार को सोचना इस चीज़ पे कि आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप अगर अभी टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे थे तो मुझे लगता है कि अभी के लिए आप ये सोच के टेक्निकल की प्रिपरेशन को कंटिन्यू ना करें कि अभी आगे आरटीओ की वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे अभी से और सिलेक्शन ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी है कि आरटीओ की वैकेंसी आएगी बट कौन सी आएगी, कितनी आएगी, इस चीज़ पे कोई श्योरिटी है नहीं और आएगी वो मोस्ट प्रॉब्ली एआरटीओ की आएगी क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बार नोटिफाई किया था और बाद में वो वैकेंसी आई नहीं, तो चांसेस हैं कि वो आ जाए एआरटीओ की वैकेंसी। बाकी एमबीआई के बारे में कुछ श्योरिटी के साथ हम कह नहीं सकते। पोस्ट खाली हैं, आप लोग कहोगे आरटीआई किया हुआ है इससे पहले, हालांकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है बट देखिए सरकार का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर पोस्ट खाली ना हो। बट पोस्ट खाली होना इस बात की श्योरिटी नहीं होती है कि गवर्नमेंट वहाँ पे वैकेंसी निकालेगी, मतलब रिक्रूटमेंट करेगी। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को लगता है कि रिक्रूटमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है बहुत हाईली तो करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो है कि आपको थोड़ा सा अपने को फोल्ड करना चाहिए और नॉन टेक के साइड जाना चाहिए। एक बार आप नॉन टेक की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नॉन टेक मतलब नॉन टेक आप समझ ही रहे हो कि सारे ग्रेजुएट जो होते हैं उसके लिए फिलअप कर सकते हैं। जो क्लास 2 की भी पोस्ट होती है, क्लास 1 की जो पोस्ट होती है वहाँ पे ग्रेजुएशन ही मानता है, इन जनरल ग्रेजुएशन होता है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हो। तो आप देख लो कि आपकी कैपेबिलिटी किस में है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो आप। ऐसा नहीं कि आप आरटीओ की इंतजार करते रहे, यहाँ पे प्रिपरेशन करते रहे और नेक्स्ट ईयर वैकेंसी नहीं आई और आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार एक साल ख़राब कर लिया, आप क्या करें। तो आप नॉन टेक की प्रिपरेशन में ज़रूर जाएं। अगर आपको लगता है कि नॉन टेक मैं खुद से नहीं कर सकता हूं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको टारगेट भी मिल जाएगा और नॉन टेक की पढ़ाई भी हो जाएगी एक बार, तो आप चीज़ों से थॉरोली इंगेज हो जाओगे तो फिर आपको आसानी होगी आगे कम्पीट करने में। तो किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप नॉन टेक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाईली मैं रिकमेंड करूंगा ऑटोमोबाइल वालों की, क्योंकि काफ़ी कम पोस्ट आती है मैकेनिकल के कंपैरिजन में आपकी। तो आप इंतज़ार करते रहें, 1-2 पोस्ट में स्पेशली आपको अलाउ किया जाता है, अब वो पता नहीं कब आएगी। तो मेरी एडवाइस यही है कि आपको नॉन टेक के साइड एक बार देखना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो, कर सकते हो तो ज़रूर आपको नॉन टेक के साइड जाना चाहिए। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने जो स्टार्ट किया है वो जीके जीएस इंग्लिश में किया है, आपका जो गुजराती में आएगा एक पेपर में, तो फिर कैसे होगा कंपनसेशन, ट्रांसलेशन कैसे होगा, मिस्टेक होगी। तो जी ये बिल्कुल सही बात है कि आपका क्लास 2 लेवल का जो टेक्निकल एग्ज़ाम है या नॉन टेक्निकल है जिसमें भी आप अपियर होने वाले हैं, मैक्सिमम तो टेक्निकल वाले ही हैं यहाँ पे, तो वो गुजराती में ही आने वाला है। बट मुझे लगता है कि आपने बीटेक किया हुआ है, अगर चीज़ों को आप इंग्लिश में जानते हो तो मुझे नहीं लगता कि गुजराती में ट्रांसलेट करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मेरे साथ ये कंस्ट्रेंट है कि मुझे गुजराती नहीं आती। चलो गूगल ट्रांसलेशन करके मैं ऐड भी कर दूंगा बट मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा कि सही चीज़ ट्रांसलेट हुई है कि नहीं हुई। कई बार मैंने ये कोशिश किया हुआ है और क्या होता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, कुछ निकलना और रहता है उसका मीनिंग और उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है, फिर इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाता है। इस टाइप की मिस्टेक्स होंगी, फिर गलत चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो उससे नुकसान होगा। वैसे भी समटाइम जानते ही हो कि वर्डन रहता है तो वैसे जनरल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं बट यहाँ पे मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मैं गुजराती में ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो होप्स हो कि आप कंपनसेट कर पाओगे। अगर आपको लगता है नहीं कि बिल्कुल आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे तो आपको दूसरे सोर्स भी फॉलो करने चाहिए जो गुजराती में आ रहे हैं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, इस सवाल को तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट आज के सिनेरियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोचिंग ज्वाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया मेरे हिसाब से आपको फिक्स करना चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया है कि आपके पास एग्ज़ाम के लिए कितना टाइम है। ये कैसे डिसाइड करना है आपको? देखिए, कोचिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, उसके बाद एटलीस्ट आपको 2 मंथ चाहिए। जितना आपने कोचिंग में पढ़ा है, कम से कम 2 मंथ चाहिए कि जितना आपने कोचिंग में पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाएँ और उस पर आपकी कमांड हो पाए। अब आप कहोगे जब कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उस टाइम तो रिवाइज़ भी करते रहेंगे ना। तो देखिए, अभी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इनमें आई थिंक सो 3 मंथ या 4 मंथ का टाइम है, इसके बाद वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो कोचिंग वाले कितना भी फास्ट करेंगे तो वो क्या 2 to 3 मंथ तो ले लेंगे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में। और ये 2 to 3 मंथ वो आपको पढ़ाएंगे, 8 आवर 9 आवर की क्लास होगी आपकी। इसके बाद आप घर जाओगे, मैक्स टू मैक्स 1 आवर 2 आवर आप पढ़ पाओगे, तो उतने में आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे? उसके बाद सो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, बट उसका कन्वर्जन भी करना होता है मार्क्स में। मार्क्स में कन्वर्जन कब होता है? जब कोचिंग वाले आपको पढ़ाए, आपने कोचिंग में पढ़ा, उसके बाद घर पे आके जो पढ़ाई किए, जो घर पे आप पढ़ाई करते हो आके, वही एक्चुअली मार्क्स में कन्वर्ट होता है। बाकी जो आप कोचिंग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो डायरेक्टली आप मार्क्स में कन्वर्ट कर पाओ, क्योंकि वो चीज़ें भूलती जाती हैं। जितना फास्ट आप उसको मेमोराइज करते हो उतनी फास्ट वो फेड भी होती हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है और ये टाइम आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेज कर लूँगा मैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा कमांड है ठीक ठाक, अगर आपका कमांड है, मतलब एवरेज कमांड भी है, जो सिलेबस आप तैयार कर रहे हो उस पर आपका एवरेज कमांड है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसी चीज़ों को रिवाइज़ करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा इधर उधर टेस्ट सीरीज़ दे लें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस वो भी बिल्ड हो जाएगा और चीज़ें आपको रिवाइज जाएंगी, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट टाइप की जो कैटेगरी है कि जिनका बिल्कुल भी कमांड नहीं है सब्जेक्ट पे, एकदम उनको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 3-4 महीने में सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट करके, मतलब 0 से स्टार्ट करके सिलेक्शन ले लोगे। क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें आपको शुरू से पढ़नी पड़ेगी। आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चंस में आप फंसोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा या क्यों होगा। आंसर देख भी लिया तो कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये सारा हेल्प मिलता है आपको कोचिंग में। तो अगर आपका फंडामेंटल इस लेवल का वीक है तो आपको तो कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। हो सकता है कि इस बार के कोचिंग में आपका सिलेक्शन प्रॉबेबल हो जाए, अगर बहुत तेज़ी से आप ग्रैब करते हो। ये भी हो सकता है कि ना हो, अगर ना भी होगा तो आपका बेस बन जाएगा। नेक्स्ट जो आगे वैकेंसी आएंगी उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास मटेरियल भी आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी में आप कंफर्टेबल होगे खुद से पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके कम्पीट करने के लिए। बाकी आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। तो कोचिंग का मैं सच बताऊँ तो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, ख़राब है। हाँ, कुछ कोचिंग के बारे में मुझे पता है कि वो ख़राब हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे सेम कोचिंग के बारे में रिव्यू दिया कि उन्होंने पैसे दे दिए थे, बट उन कोचिंग वालों ने अब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, मटेरियल नहीं दिया, उन्होंने कोई वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो ऐसी कोचिंग्स को मैं जानता हूँ जो कि बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया हुआ है, और बच्चों को पता है, वो सारे बच्चे ग्रुप में हैं। तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लेना, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको पता है ना, एटलीस्ट ये तो बता देना कि ये वाली मत ज्वाइन करो, और फेयर रिव्यू करना आप लोग। अगर कोई अच्छी है, आपका कोई पर्सनल ग्रीवेंसेज है उससे, तो उसलिए उसको ख़राब मत बता देना। और कोई ख़राब है और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है तो उसलिए उसको अच्छा मत बता देना, क्योंकि जिसको आप बताओगे उसका पैसा टाइम दोनों ख़राब होगा। तो आपके वजह से किसी का भला ना हो सके तो बुरा तो नहीं ही होना चाहिए। बाकी चलते चलते 2 लाइनें ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि भाई बहुत मत सोचो। किसी नामुमकिन सी चीज़ के मुमकिन करके तो दिखा, किसी नामुमकिन सी चीज़ को मुमकिन करके तो दिखा, खुद ही पहचान लेगा ज़माना भीड़ से अलग चल के तो दिखा। तो एक बार आप कोशिश ज़रूर करें। लेट्स सी व्हाट हैपन। मेहनत करना आपके हाथ में है, जो होना होगा वो होगा, देखा जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।